हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एकेडमी। आई एम सोनिया, योर साइंस ट्यूटर। तो आज हम करने वाले हैं इन वन शॉट सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। हाँ जी, तो कैसे हम मैनेज करने वाले हैं नेचुरल रिसोर्सेज को, इस पूरे चैप्टर में उसकी पूरी मैनेजमेंट, वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू मैनेज देम एंड वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिजर्व द नेचुरल रिसोर्सेज, और क्या सारे नेचुरल रिसोर्सेज को हमें रिजर्व करने की ज़रूरत है या फिर सिर्फ कुछ ही रिजर्व करने के लायक है और कुछ नहीं है। और वो सारे एक्शन जो कि हमने लिए थे या फिर लोगों ने लिए थे पहले कभी मैनेजमेंट के लिए, तो वो सब आज हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। और मैं प्रॉपर ये पूरे चैप्टर जो है एक ही वीडियो में यानी कि वन शॉट के अंदर आपको दिखाने वाली हूँ। तो पूरी वीडियो एंड तक देखते रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पूरा चैप्टर। हाँ जी, तो नेचुरल रिसोर्सेज में सबसे पहले हमने बात करनी है सस्टेनेबल मैनेजमेंट क्या होता है नेचुरल रिसोर्सेज का, बिकॉज चैप्टर का नाम ही यही है कि हाँ भाई सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो पहले देखते हैं कि हाँ भाई सस्टेनेबल मैनेजमेंट क्या है। मीन्स अच्छे से और सही ढंग से नेचुरल रिसोर्सेज का ऐसे यूज़ करना कि भाई आगे की जनरेशन, जो आने वाली फ्यूचर जनरेशन, उनके लिए वो सारे रिसोर्सेज जो है बच पाए, प्लस जो हम यानी कि प्रेजेंट जनरेशन है वो भी उनका इस्तेमाल जो है आराम से कर ले। दैट मीन्स हम तो इस्तेमाल कर ही ले, यानी कि ज़्यादा एक्सप्लॉइट ना करें उन सारे रिसोर्सेज को जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, प्लस उनको हम लिमिट में यूज़ करें ताकि हम भी सारे उन नेचुरल रिसोर्सेज से वंचित ना रहे, प्लस हमारी आने वाली जनरेशन भी उनका बड़े ही आराम से यूज़ कर सके, लिमिट के अंदर ही, बट बड़े आराम से उनका यूज़ कर सके। ऐसा ना हो कि ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है एक टाइम के आने के बाद एग्जिस्ट ही ना करें। दैट मीन्स हमें उनका ऐसे इस्तेमाल करना है कि हम तो कर ही पाए, साथ ही में आने वाली जनरेशन भी इनका इस्तेमाल जो है कर पाए। बिकॉज हमें पता है नेचुरल रिसोर्सेज को बनाने में, क्रिएट करने में मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं, और उसके लिए हम यहाँ पर इतना टाइम हम जो है इन्वेस्ट उस पर नहीं कर सकते हैं। तो इट्स बेटर कि हम उन सारी चीज़ों को जो है प्रिवेंट करें। सो इन सारी चीज़ों को प्रिवेंट करना बड़े आराम से, और उनका ऐसे यूज़ करना कि भाई हम तो यूज़ कर ले, साथ ही में आने वाली जनरेशन भी यूज़ कर ले, प्लस उनको ओवर एक्सप्लॉइट ना करना। प्लस ऐसे तीन सारी हमें कौन कौन से वेज जो है हम यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ द 3 Rs। ये जो 3 R है हमने इनको अपने लाइफ स्टाइल में हमें लाना चाहिए, दैट इज़ रीयूज़, रिसाइकल एंड रिड्यूस। ये सारी चीज़ें अगर हम लाते हैं तो हम जो है आराम से मैनेज कर सकते हैं, और इस मैनेजमेंट को ही बोलते हैं सस्टेनेबल मैनेजमेंट। और क्योंकि जिसका मैनेज कर रहे हैं दैट इज़ द नेचुरल रिसोर्सेज, तो उसको बोलते हैं सस्टेनेबल नेचुरल रिसोर्सेज। सी बच्चा, ये बहुत ही इजी चैप्टर है और बड़े आराम से आप इसके अंदर मार्क्स जो है ला सकते हैं। बट अगर आपको चाहते हो ना कि इजी चैप्टर इजी ही रहे, तो इसको इजी की तरह, और प्लस इसके अंदर जो मेन टॉपिक्स है जिसके ऊपर क्वेश्चन आता ही है, क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो के अंदर जो मेन टॉपिक्स है जिन पर क्वेश्चन आता है, तो आपको उन पे जो है ज़्यादा गौर करना है। वेरी इजी चैप्टर और काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर, तो बड़े आराम से जो है चैप्टर यूँ हो जाएगा। तो चलिए करते हैं चैप्टर। हाँ जी, सस्टेनेबल मैनेजमेंट मैंने पूरा बता ही दिया, एक बार देख लेते हैं। दैट इज, इट इज़ अ टाइप ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज which encourage the utilization of resources that meet current basic needs while preserving the resources for the needs of the future generation। जो चीज़ मैंने नॉर्मल लैंग्वेज में गई वो यहाँ पर मेंशन है, साइंटिफिक लैंग्वेज में थोड़ा सा मोल्ड करके कि हाँ भाई जो हम जनरेशन है उसको इतने अच्छे से यूज़ करें कि आने वाले जनरेशन के लिए भी वो पूरा चीज़ जो है बच जाए, और उसी को बोलते हैं भाई हमारा नेचुरल रिसोर्सेज का सस्टेनेबल मैनेजमेंट। अब देखते हैं कि हाँ भाई क्या एडवांटेजेस है इन सारे रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए। सिंपल इज दैट ना भाई, अगर हम इनको जो है आराम से मैनेज कर लेंगे तो सिंपल इज दैट ना, हम तो इनका यूज़ कर ही लेंगे, पहला एडवांटेज। दूसरा, आने वाली जनरेशन भी इनका आराम से यूज़ कर पाएगी। 2 एडवांटेज तो यही है, मतलब पूरी आगे की नॉर्मल मैनेजमेंट की डेफिनेशन के अंदर ही आपको मिलेगा 2 एडवांटेज, राइट। प्लस तीसरा कि हाँ भाई ये कभी ख़त्म नहीं होंगे, बिकॉज हमें पता है ना नेचुरल रिसोर्स अगर ख़त्म हो गए तो इनको बनाने में बहुत ज़्यादा यानी कि मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं, तो उतना टाइम हमारे पास नहीं है, तो ये ख़त्म भी नहीं होंगे, ओवर एक्सप्लॉइट नहीं होंगे। देखते हैं फर्स्ट एडवांटेज, दैट इज प्रोवाइड द रिसोर्सेज फॉर द प्रेजेंट जनरेशन। एज आई टोल्ड यू, हम तो इसका इस्तेमाल कर ही लेंगे। दूसरा, दैट इज प्रिजर्व द रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर जनरेशन एज वेल। रीयूज, अब बाद में नेक्स्ट था इसका कि टू रीयूज एंड रिसाइकल क्या होता है, और इनमें से जो है रीयूज क्यों बेटर है। सिंपल दैट, पहले 3 Rs की बात कर लेते हैं। ये जो बेटा 3 Rs हैं, दैट इज रीयूज, रिड्यूस एंड रिसाइकल। क्या होता है ये? रिड्यूस मतलब कि हाँ भाई हम कम से कम चीज़ों का इस्तेमाल करें। सपोज अगर मुझे कभी बाहर जाना है और मुझे पता है कि भाई मैं नॉर्मल
कि मैं नॉर्मल एक ही प्लेट के अंदर वो सारा खाना ले सकती हूँ, तो मैं बार बार अलग अलग प्लेट्स के अंदर जाकर अलग अलग खाना या अलग अलग आइटम जो है नहीं लूँगी। मैं एक ही के अंदर, अगर वो प्लास्टिक की प्लेट्स है या फिर किसी की भी, जैसे कि आप जाते हो शादी वगैरह में, तो भाई अगर जा भी रहे हो तो भाई आप क्या करोगे, एक ही प्लेट के अंदर खा लोगे, ठीक है। तो वो क्या हो गया, मैंने रिड्यूस करा। मैं जहाँ पर 3-4 प्लेट्स लेती अलग अलग आइटम के लिए, अलग अलग वैरायटी के लिए, तो मैंने देखा कि भाई वो प्लास्टिक की प्लेट्स है, तो मैंने क्या करा, उसको एक ही में यूज़ कर लिया, ठीक है। एक ही के अंदर मैंने डाल के खा लिया। ये क्या हो गया, रिड्यूस करना, ठीक है। रीयूज मीन्स अगर वही प्लेट के अंदर मैं तो खा ही रही हूँ, प्लस अगर मेरे साथ किसी ने उसको शेयर करा, तो वो क्या हो गई, प्लेट भाई वहाँ से भी उसका भी, उसने भी एक फर्दर प्लेट जो है ख़राब नहीं की, तो उसने उस चीज़ को क्या कर लिया, रीयूज़ कर लिया कि मेरी ही जो प्लेट है वो भी वो यूज़ कर रहा है, या फिर मैं बोलूँगी मेरे खाने के बाद जो प्लेट बची हुई है उसने उसके ऊपर डाल के खाना यूज़ कर लिया। दैट मीन्स उसने मेरी गंदी प्लेट को या फिर मेरी यूज प्लेट को दोबारा से रीयूज़ करा। तो ये क्या हो गया बेटा, रीयूज़। अगर आप प्लेट्स का भी नहीं लेते रीयूज़, या फिर आप नॉर्मल एग्जांपल ले सकते हैं इसका कि हाँ भाई कभी कभी आप मार्केट जाते हैं, मार्केट से जो है आप बैग्स लेते हैं, ठीक है। आपने बैग लिया, आपने उस पर जो भी आपको मिला था शॉपकीपर से, अब अगेन अब जाते हैं दोबारा शॉपिंग करने के लिए, तो आप क्या करोगे भाई, क्योंकि आपको पता है पॉलीथीन बैग है, तो आप क्या करोगे, उसी पॉलीथीन बैग को ले जाओगे, ताकि वो जो है पॉलीथीन बैग आपको एक्स्ट्रा ना दे। आप उसी पॉलीथीन बैग के अंदर या उसी कैरी बैग के अंदर जो है उस सामान को, उस आइटम को जो आप लेने जा रहे हो डाल दोगे, तो वो क्या हो गया बेटा, एक तरीके से रीयूज़ के आपने उस प्लास्टिक बैग का दोबारा से रीयूज़ करा, रेदर देन वेस्टिंग अनदर प्लास्टिक बैग जो कि आपको उस शॉपकीपर से मिलता, ठीक है। तो ये सारी चीज़ क्या होगा, रीयूज। दैट मीन्स आप अगेन उस चीज़ को यूज़ कर रहे हो। थर्ड इज दी रिसाइकल, जिसमें कि एनर्जी बेस्ड होता है, वो एनर्जी उसमें इन्वॉल्व होती है। दैट मीन्स अगर मैं बोल रही हूँ कि वो प्लास्टिक बैग है और अब मुझे प्लास्टिक बैग नहीं चाहिए, मुझे ना थोड़ा सा न्यू टाइप के वैरायटी बैग चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, उसको जो है पिघलाऊंगी वगैरह करूँगी, फिर दोबारा से उसको एक न्यू जो है शेप दूंगी, न्यू साइज़ दूंगी। इसके अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, हीट देनी पड़ेगी, इसके अंदर मुझे उसको एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। उस चीज़ को बोलते हैं रिसाइकल। जब कभी आपने देखा हो कि बहुत बड़े बड़े जो है रिसाइकल के इंडस्ट्रीज जो होती है, वो रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज जो होती है बहुत बड़ी बड़ी होती है, और वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पोल्यूशन जो है वो क्रिएट कर रही होती है रिसाइकल करने में। वो अलग बात है कि जितने भी नॉन डिग्रेडेबल यानी कि ऐसे चीज़ें या ऐसे सोर्सेस या ऐसे रिसोर्सेज मैं बोलूँगी जिनको हम यूज़ तो कर लेते हैं, बट वो बाद में अगर हम उसको फेंक दें या फिर बाद में वो हमारे यूज़ में नहीं है, तो वो इस नेचर के अंदर एज इट इज़ ही रहेगी, यानी कि वो डिकम्पोज नहीं होती है, वो हमेशा एग्जिस्ट करेगी। तो ऐसे रिसोर्सेज जो कभी भी गायब नहीं हो सकते, हमेशा एग्जिस्ट करते रहेंगे, दैट मीन्स वो डिकम्पोज नहीं हो सकते हैं, तो उनको बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल रिसोर्सेज। अब क्योंकि वो रिसोर्सेज हमारे लिए तो क्या है नॉन बायोडिग्रेडेबल, और उनको हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो सरकार क्या कर रही है भाई, इंडस्ट्रीज क्या कर रही है, उनको दोबारा से रिसाइकल बड़े ही आराम से हीट वीट देके उन्हीं से जो है प्रोडक्ट्स बनवा रही है। बट उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंस होता है, यानी कि काफ़ी एक्सपेंसिव प्रोसेस है रिसाइकल करना, काफ़ी उसमें एनर्जी लगती है, काफ़ी उसमें हीट लगती है, प्लस काफ़ी उसमें पैसा लगता है। दैट मीन्स हम रीयूज़ करना ज़्यादा प्रेफर करेंगे एज़ कम्पेयर टू रिसाइकल। आई होप आपको ये तीनों वार जो है पता चला होगा, प्लस इनके अंदर क्या डिफरेंस है और इनके क्या इंपॉर्टेंस है वो भी आपको समझ में आया होगा। साथ ही में यहाँ एक क्वेश्चन था कि हाँ भाई बताओ कि रीयूज़ क्यों बेटर है रिसाइकल से, आपको आंसर मिल गया कि हाँ भाई रिसाइकल में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, बहुत ज़्यादा हीट कंज्यूम होती है, बहुत ज़्यादा वो एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है एज़ कम्पेयर टू रीयूज़ के। अगर हम देखें कि हाँ भाई रीयूज़ के अंदर तो कुछ भी नहीं है, बस हमने उसी मटेरियल को एज इट इज़ जैसा था वैसा ही उसको हमने यूज़ कर लिया। चलिए ये तो हो गया भाई उसके बारे में कि हाँ भाई क्या एडवांटेज और कैसे जो है रीयूज़ रिसाइकल से बेटर है। अब बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग। हाँ भाई वाटर को हार्वेस्ट करने के एडवांटेजेस क्या होते हैं, उससे पहले हम समझते हैं कि हाँ भाई वाटर हार्वेस्टिंग होता क्या है। अब बेटा ये जो क्वेश्चंस है ना, ये सारे ना मैंने प्रीवियस ईयर से लिए हैं और मैं इसका आंसर देने की कोशिश कर रही हूँ, बिकॉज ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है हेर फेर के आते रहते हैं इसी चैप्टर से, जो कि कहीं ना कहीं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने सोचा कि चलो इस चैप्टर को जो है भाई क्वेश्चन आंसर से स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद जो चैप्टर के बाकी जो बच्चे कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं इस चैप्टर के अंदर बता दूंगी। ऐसा तो इतना लॉन्ग चैप्टर ये है नहीं, बट क्योंकि ईजी था और कुछ कुछ टॉपिक जो है जिनके अंदर से क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो वो मैंने पहले क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में आपको करवा रही हूँ, प्लस मैं आपको हाथों हाथ समझा रही हूँ कि हाँ भाई क्या क्या चीज़ें क्या क्या होती है। आई होप आपको ये क्लियर ही होगा। बात करते हैं कि हाँ भाई वाटर हार्वेस्टिंग के क्या एडवांटेजेस है और वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है। ठीक है बेटा, जब कभी भी हम रेन जब आ रही होती है, सपोज अगर बारिश आ रही है और आपने उस बारिश के पानी को इकट्ठा कर लिया, सपोज आप करते हो कि ना कि हाँ भाई बचपन में
हम क्या करते थे कि छतों पे जाते थे और छत पे जो एक वो होता था ना, एक होल होता था जहाँ से पूरा पानी छत से चला जाता था। हम क्या करते थे, उस होल के अंदर ही पत्थर लगा देते थे ताकि जो रेन का पानी है वो वहाँ पर एक तालाब की तरह, एक पोंड की तरह हमारी छत पर रह जाए और बड़े ही आराम से हम उसके अंदर क्या करें भाई, बड़े ही आराम से हम उसके अंदर वो छोटे छोटे सी जो कागज़ की नाव नहीं बनाते थे वो आराम से तैरा पाए। तो वो सब चीज़ क्या चल रही होती थी कि भाई हम मज़े ले रहे होते हैं, बट उस मज़े को ही क्या कहते हैं भाई, वाटर हार्वेस्टिंग। दैट मीन्स हमने कुछ पानी जो कि बारिश का था उसको कंजर्व करा, और अगर वही हम किसी पर्पस से करें, वो तो हमें नॉर्मली करा ना, अगर वही चीज़ भाई हम किसी पर्पस से करें तो उसको बोलते हैं हमारा वाटर हार्वेस्टिंग। और क्योंकि ये रेन वाटर है इसलिए हम इसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी बोलते हैं। जब कभी भी जो पानी है रेन का, हम उसको स्टोर करके रखते हैं ताकि हम उसका आगे जो है इस्तेमाल कर सके कहीं पर भी, चाहे इरिगेशन में हम उसका इस्तेमाल करें, चाहे हम उसको प्योरीफाई करके बाकी किसी नॉर्मल डेली रूटीन के अंदर जो है डेली रूटीन के काम के अंदर हम उसको इस्तेमाल करें, या फिर अंडरग्राउंड वाटर का लेवल बढ़ाने के लिए उसका इस्तेमाल करें, या फिर उससे जो है एक आर्टिफिशियल लेक, एक आर्टिफिशियल पोंड बनाने में उसका इस्तेमाल करें। हम उसका कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। बट रिस्पेक्टिंग ऑफ सीइंग द यूजेस, वी कैन से इफ़ वी आर स्टोरिंग और वी आर कंजर्विंग द रेन वाटर फॉर पर्पसली फॉर आवर यूजेस, देन वी कॉल इट द वाटर हार्वेस्टिंग प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम के क्या एडवांटेजेस होते हैं, दैट इज़ कि हाँ भाई जो मैंने रेन वाटर बोला कि हाँ भाई इसको हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, वही क्या होंगे भाई इसके एडवांटेज। सिंपल इज़ दैट, अभी जो रेन वाटर होता है ना बेटा, मैं आपको बताती हूँ, जो रेन वाटर हम हार्वेस्ट करते हैं ना, इसके अंदर ना जो पानी होता है बारिश का, वो इतनी जल्दी इवेपोरेट नहीं होता। तो बड़े आराम से जो है अगर हम बनाते हैं लेक या पोंड्स, तो बड़े आराम से वहाँ पर रह लेता है, कि बिकॉज इसका जो पानी है वो इतनी इजीली इवेपोरेट नहीं होता। अगर आपने कभी देखा हो जो वाटर साइकिल चल रही है उसमें कितनी इवेपोरेशन होती है, इतनी तो नहीं होती ना कि भाई पूरी नदी जो है बादल बन गए हैं और बादल बरस के फिर दोबारा से नीचे आ रहे हैं, ऐसा तो नहीं चलता ना। नदी का लेवल जो है थोड़ा सा कम होता है, इतना कम होता है, इतना माइनर कम होता है कि हमें दिखता भी नहीं है अपने नॉर्मल आई से कभी कितना लेवल कम हो रहा है वाटर साइकिल में। जबकि वाटर साइकिल एक ऐसी प्रोसेस है जो हमेशा चलती ही रहती है। आई होप आप समझ पा रहे हो कि हाँ भाई पानी का लेवल बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा, बट स्टिल वाटर साइकिल चल रही है। क्यों? बिकॉज इवेपोरेशन तो हो रही है बट वो बहुत ही माइनर हो रही है, ठीक है। और वो क्यों हो रही है? बिकॉज जो रेन का पानी होता है वो नॉर्मल वाटर नहीं होता, नहीं प्योर वाटर नहीं होता, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मिनरल्स, काफ़ी ज़्यादा आयंस, काफ़ी ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ होती है, जिसको मैं मिनरल्स की फॉर्म में बोल रही हूँ, और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर मैं एसिड रेन की बात ना करूँ जो कि सिर्फ आजकल होती है बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन की वजह से पोल्यूशन बढ़ रहा है और उसके वजह से ही जो है हमारी एसिड रेन हो रही है, इसके बारे में बात करेंगे बाद में, बट अभी आते हैं इस पर अगेन। तो ये क्या हो गया बेटा, इसके अंदर जो है जो भी इवेपोरेशन हो रहा है वो काफ़ी कम रेट का होता है, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये जो पानी होता है ये प्योर नहीं होता है, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ जो है डिजॉल्व होती है, इसलिए जो रेन का पानी होता है बड़े आराम से इवेपोरेट नहीं हो पाता। वहीं अगर हम किसी नॉर्मल पानी की बात करें, नॉर्मल प्योर वाटर की बात करें, तो बड़े आसानी से बड़े आराम से जो है भाई वो इवेपोरेट हो जाता है। क्यों? बिकॉज उसके अंदर कोई भी इम्प्योरिटीज़, कोई भी मिनरल्स या फिर कोई भी मिक्सचर वो किसी चीज़ का नहीं होता है, वो नॉर्मल पानी ही होता है, ठीक है। तो एक एडवांटेज हो गया क्या भाई, ये जो है नॉर्मल ही भाई हमारा ये इवेपोरेट नहीं होता, इसका इवेपोरेशन का रेट काफ़ी कम होता है, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं बड़े ही आराम से लेक और पॉन्ड्स बनाने में। प्लस जो है हम इसका इरिगेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं, हम इससे हमारा ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ा सकते हैं, प्लस इसको हम नॉर्मल अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। सीवेज ट्रीटमेंट की जो पानी आता है वो नदियों के अंदर चला जाता है, ठीक है, नदियाँ वहाँ से ही बनती है, नदियाँ रेन वाटर हार्वेस्टिंग से ही बनती है। तो ये सारे क्या हो गए भाई हमारे एग्जांपल्स हो गए वाटर हार्वेस्टिंग के। एक बार देख लेते हैं क्या, रिचार्ज द ग्राउंड वाटर, एज आई टोल्ड यू, ये जो ग्राउंड वाटर है भाई, जो ग्राउंड वाटर है या फिर जो वाटर हार्वेस्टिंग हम करते हैं और जहाँ पर हम रखते हैं, इससे काफ़ी ज़्यादा कम चांसेस होते हैं कि फ्लड और ड्रॉट पड़े, यानी कि जब कभी भी बारिश जो है ज़्यादा आ जाती है, तो भाई अगर हम उसको पानी को स्टोर करके रख रहे हैं या फिर पानी को हार्वेस्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा कि भाई हम रोक सकते हैं, अगर कभी फ्लड वगैरह को या फिर कभी सूखा पड़ता है तो भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, ब्रिंग द रिवर्स एंड द वेल टू दी लाइफ एंड मेक्स दी मोर वाटर अवेलेबल फॉर यू। सिंपल इज़ दैट कि हम भाई इससे लेक्स एंड पॉन्ड्स बना सकते हैं ताकि इसका पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा हम कर पाए। आगे बढ़ते हैं, उससे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ पिक्चर्स हैं जिसमें आप दिखाया गया है कि हाँ भाई वाटर को हम कैसे हार्वेस्ट कर सकते हैं। दिस इज़ द रेन वाटर हार्वेस्टिंग। यहाँ पे हमने रूफ बना रखा है, साइड में हमने 2 पाइप लगा रखा है, जितना भी पानी आ रहा है वो पाइप के थ्रू कहाँ जा रहा है भाई, हमारे
ग्राउंड वाटर के अंदर, यहाँ पर उसको डिग कर दिया, या फिर बड़े बड़े टैंकर्स के अंदर भी जो है हम पानी को स्टोर कर सकते हैं, या फिर सिंपल इज़ दैट कि हमें यहाँ से पानी गिर रहा है और इसके पाइप्स के थ्रू जो है हम नीचे यहाँ पर उसको स्टोर करके रख सकते हैं। मेथड चाहे कोई भी हो, वे जो कोई भी हो, बट क्योंकि हम रेन वाटर को हार्वेस्ट करें इसलिए इसको वाटर हार्वेस्टिंग बोलेंगे। और इसके एडवांटेज दैट मीन्स इसको हम बहुत जगह पर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन दी बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, जो कि हमेशा यानी कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ये क्वेश्चन मिलेगा ही कि आप इनमें क्या डिफरेंस है। और एक एग्जांपल भी देना है आपको इनका। लिस्ट टू चेंजेस इन दी हैबिट्स दैट अ पीपल मस्ट अडॉप्ट टू डिस्पोज द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट फॉर सेविंग द एनवायरनमेंट। सिंपल इज दैट कि यहाँ पे बायोडिग्रेडेबल वो सारे वेस्ट जो कि बड़े ही आराम से डिग्रेड नहीं होते हैं, उनको हम बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। डिग्रेड मतलब डिकम्पोज नहीं होते हैं बाय द हेल्प ऑफ डिकम्पोजर्स, ठीक है, तो वो गए हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल। और बायोडिग्रेडेबल वो सब्सटेंस जो भाई बड़े ही आराम से डिग्रेड हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, तो वो सारे हो गए हमारे लिए बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। फॉर एग्जांपल वेजिटेबल्स, पील्स ऑफ द फ्रूट, पेपर हो गया, फूड हो गया, वुड हो गया, ये सारे क्या है भाई हमारे लिए बायोडिग्रेडेबल। वहीं अगर नॉन बायोडिग्रेडेबल दैट इज़ द प्लास्टिक, इसका एग्जाम्पल नहीं लेंगे बट आप लिखना प्लास्टिक हो गया, जो भी रिसाइकल ही होता है वो उसको हम जो है डिग्रेड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ क्या होगा भाई हमारा दोनों का डिफरेंट प्लस इनके एग्जांपल्स। अब यहाँ पे एक और चीज़ पूछी गई थी कि भाई हमें ऐसी क्या चीज़ें करनी चाहिए जिससे कि जब कभी भी हम बायोडिग्रेडेबल चीज़ों को या फिर नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ों को जो है फेंक रहे हों। सिंपल इज दैट जब कभी भी हम बायोडिग्रेडेबल चीज़ों को, वेस्टों को फेंकेंगे तो हम उनके लिए एक डस्टबिन अलग बनाते हैं, दैट इज़ द ग्रीन एंड द रेड डस्टबिन। आपने कभी देखा भी होगा, ग्रीन का मतलब होता है जितना भी बायोडिग्रेडेबल सामान है, बायोडिग्रेडेबल सोर्सेज है, उन सबको हम जो है उस ग्रीन वाले जो है डस्टबिन के अंदर डाल देते हैं। और जो कि रेड वाला होता है विच इज़ द साइन ऑफ वार्निंग। और क्योंकि नॉन बायोडिग्रेडेबल जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल भी डिकम्पोज नहीं होती, इसलिए हमें उसको रेड में डिस्पोज करना चाहिए। प्लस हमें जितनी भी नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ें हैं उनको कम से कम यूज़ करना चाहिए, बिकॉज उसका हम यूज़ धीरे धीरे करके जो है बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस कर रहे हैं। और प्लस सरकार ने भी बैन कर दी, गवर्नमेंट ने, प्लास्टिक का यूज़ करना, बिकॉज वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है और वो ऐसे ही पड़ी रहती है तो एनवायरनमेंट में वो डिकम्पोज नहीं होती है। उससे काफ़ी ज़्यादा हार्म हमारे जहाँ पर भी वो है उससे काफ़ी ज़्यादा हार्म होता है। अगर वो सॉइल को हार्म होता है, पानी में, तो पानी में जितने भी एनिमल्स हैं उनको हार्म होता है, उनकी वजह से वो सांस नहीं ले पाती है। तो ये सब चीज़ें क्या है कि हमें ध्यान देनी चाहिए जब कभी भी हम नॉन बायोडिग्रेडेबल सामानों के साथ जो है काम कर रहे हो या फिर उनकी हेल्प ले रहे हों। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू ऑल कि हमें हर जगह उनको फेंकना नहीं है, फेंकना है तो सिर्फ और सिर्फ रेड वाले डस्टबिन के अंदर ही उनको फेंकना है। आगे बढ़ते हैं, दैट इज़ दी। अब मैनेजमेंट की बात करते हैं। अब चैप्टर अब यहाँ से स्टार्ट, जितने भी बाकी के टॉपिक्स थे वो यहाँ पर मैं चैप्टर में दोबारा से आपको रिपीट नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि बाकी की जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहाँ से आपके क्वेश्चंस आते हैं वो मैंने जो है आगे करवा दी हैं आपको। अब आगे बढ़ते हैं कि अभी इस चैप्टर में और क्या क्या चीज़ें हैं। चलिए स्टार्ट करें, दैट इज़ द मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे कितने टाइप के रिसोर्सेज होते हैं, फिर उसके बाद हम कैसे रिसोर्सेज को सेव कर सकते हैं। देन वी विल रीड कि हाँ भाई क्यों ज़रूरत है हमें मैनेज करने की रिसोर्सेज को, यानी कि क्यों ज़रूरत है और क्यों हमें कंजर्व करना चाहिए, प्लस कुछ नेचुरल रिसोर्सेज के एग्जांपल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ पे सारे जो है नेचुरल रिसोर्सेज आपको दिखा रखे हैं, जो भी हमें नेचर से मिले दैट इज़ द नेचुरल रिसोर्सेज। और ये सारे के सारे यहाँ पर गिवन है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये पॉन्ड हो गया, यहाँ पे ग्रीनरी हो गई, जो सैंड हो गया, फॉरेस्ट हो गया, एनिमल्स हो गए, पानी हो गया, ये सब चीज़ क्या है बेटा, जितनी भी हमें सी वीड्स जो मिलते हैं, ठीक है, सी स्टोन्स जो मिलते हैं, वो सब क्या है हमारे लिए नेचुरल रिसोर्सेज हैं। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन, दैट इज़ हमें दो टाइप के जो है नेचुरल रिसोर्सेज को डिवाइड कर दिया, दैट इज़ दी रीन्यूएबल एंड सेकंड इज़ दी नॉन रीन्यूएबल। अगर जो और जितने भी रिसोर्सेज हैं हमारे नेचुरल रिसोर्सेज, अगर वो दोबारा से खुद ब खुद ही बन रहे हैं, सपोज सनलाइट कभी ख़त्म नहीं हो रही है, खुद ब खुद ही क्रिएट हो रही है, खुद ब खुद ही आती है, खुद ब खुद ही जाती है। जब सन आता है तो आती है, सन चला जाता है तो उसके साथ सनलाइट चली जाती है। कभी ऐसा होगा कि हाँ भाई सनलाइट ख़त्म होगी? कब क्या ऐसा हो रहा है कि हाँ भाई हमारा सन जो है आज थोड़ा ज़्यादा था, अब धीरे धीरे करके जो है कम होता जा रहा है? नहीं ना। पर वो है क्या, नेचुरल रिसोर्सेज। और क्योंकि वो ऐसा नेचुरल रिसोर्सेज जो कि अब कम नहीं हो रहा है, या फिर मैं बोल सकती हूँ
कुछ टाइम बाद वो खुद ही बनता रहता है या फिर वो ख़त्म होने के चांसेस उसके हैं ही नहीं, बिल्कुल नेग्लिजिबल चांसेस है उसके ख़त्म होने के, तो वो सारे नेचुरल रिसोर्स होते हैं बेटा हमारे लिए रिन्यूएबल। रीन्यूएबल का मतलब भी क्या होता है, दोबारा से वो आ सकते हैं। दोज नेचुरल रिसोर्सेज विच कैन बी रीप्लेनिश, यानी कि दोबारा से आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सनलाइट हो गया, एयर हो गया, फॉरेस्ट भी क्या है हमारा रिन्यूएबल। दैट मीन्स अगर एक बार हम प्लांट को कट कर देंगे तो दोबारा से हम प्लांट को उगा सकते हैं। तो ये सब क्या होगा बेटा हमारे लिए रिन्यूएबल, यानी कि दोबारा से वापस आने वाले नेचुरल रिसोर्सेज, जिसमें कुछ जो है कुछ जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो खुद ही अपने आप आते हैं, दैट इज सनलाइट, और कुछ जो है हम ला सकते हैं, दैट इज दी फॉरेस्ट। अब बात करते हैं नॉन रिन्यूएबल। ऐसे भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जिनको हम वापस नहीं ला सकते हैं या फिर उनको वापस आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है लगेगा। इसके एग्जांपल मैं यहाँ पे देना चाहूँगी, जैसे दैट इज दी कोल, पेट्रोलियम फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स, ये सब जो है भाई जो हमें मिला है फॉसिल फ्यूल से, जितना भी पेट्रोल वगैरह मिला है, ये धीरे धीरे करके जो है ख़त्म होता जा रहा है। तो सिंपल इज दैट, ये सब क्या होगा भाई हमारे लिए, और क्योंकि इनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं, तो ये क्या होगा बेटा हमारे लिए नॉन रिन्यूएबल। दैट मीन्स इनको हम रिन्यू नहीं कर सकते, रीप्लेनिश नहीं हो सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर कि हाँ भाई कभी भी आप जो है कंफ्यूज मत होना बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल के अंदर, ठीक है। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको सिर्फ इतना याद रखना है बायोडिग्रेड, ठीक है, नाम से याद रखना, बायोडिग्रेड मतलब बायोलॉजिकली डिग्रेड हो पाते हैं या नहीं, एंड डिग्रेड मतलब क्या होता है कि यहाँ पे डिकम्पोज, ठीक है। तो वहाँ से आप देख लेना कि बायोलॉजिकल डिकम्पोज हो पा रहे हैं या फिर नहीं, या फिर बायोलॉजिकल डिकम्पोज नहीं हो पा रहे हैं। और रिन्यूएबल मतलब रीन्यू, मतलब दोबारा से हम उसको ला सकते हैं, या नॉन रीन्यू यानी कि दोबारा से उसको नहीं ला सकते हैं। तो आप अगर इनके नाम से इनको पढ़ेंगे तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। जैसे बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल में जो है आपको क्वेश्चन आया था, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल में भी इसका क्वेश्चन जो है बन के आ सकता है। आगे पढ़ते हैं। दैट इज़ द नीड टू मैनेज दी नेचुरल रिसोर्स। अब क्यों ज़रूरत है हमें मैनेज करना, भाई सिंपल इज़ दैट ना, अगर हम उनका मैनेज नहीं करेंगे, मैनेजमेंट अगर हम अभी से नहीं करा, तो जो भी हमारे पास नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज है वो एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाएंगे और आगे की जनरेशन तो इनका इस्तेमाल कर ही नहीं पाएंगी। और क्योंकि आगे की जनरेशन का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगी तो सिंपल इज़ दैट ये जो इकोसिस्टम है ये हड़बड़ा जाएगा और बड़े आराम से जो है अपना जीवन जो है व्यतीत नहीं कर पाएगा। और क्योंकि अगर हम इकोसिस्टम को ही ख़राब कर देंगे, ठीक है, जो कि हम नहीं करना चाहते हैं, तो लाइफ होम भी चली जाएगी इस अर्थ से, और जो कि हम चाहते नहीं है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। और इस ढंग से मैनेज करना पड़ेगा कि हम तो इसका इस्तेमाल कर ही ले, भाई आने की जनरेशन भी इसका इस्तेमाल बड़े ही आराम से कर ले। एक बार देखते हैं, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, क्योंकि वो लिमिटेड है, ठीक है, हमें पता है, नॉन रिन्यूएबल है, लिमिटेड है, और क्योंकि ह्यूमन की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो डिमांड भी बढ़ती जा रही है, और एक्सपोनेंशियल रेट भी जो है उसका बढ़ रहा है। वाइल एक्सट्रैक्टिंग एंड यूजिंग द रिसोर्सेज एनवायरनमेंट इज डैमेज, ठीक है। अब इन रिसोर्सेज को हम यूज़ करते करते जो है हमारा एनवायरनमेंट भी जो है डैमेज हो रहा है। तो ये सब चीज़ क्या होगा कि भाई इतना सब कुछ हो रहा है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, भाई नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेज करना पड़ेगा, बिकॉज ये है लिमिटेड, हमें इसका इस्तेमाल करना है, बट प्लस हमें इनका इस्तेमाल करना है कि हम तो इसका इस्तेमाल कर पाए, प्लस आने वाली जनरेशन भी इसका बड़े ही आराम से जो है यूज़ कर ले। अब आगे देखते हैं, इनको मैनेज के देख लिया हमने, दैट इज़ द वे टू सेव द रिसोर्सेज। अब हमने देख लिया नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, इनको मैनेज क्यों करना है। अब देखते हैं कि भाई इनको मैनेज कर कैसे सकते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था 3 R, दैट इज़ रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज। अगर हम ये तीनों R जो हैं अपने अंदर या फिर हमारी लाइफस्टाइल के अंदर जो है इम्प्रूव करेंगे या फिर लाइफस्टाइल के अंदर इन्वॉल्व करेंगे, तो हम बड़े ही आराम से जो है मैनेज कर सकते हैं, जो कि बड़ा ही इजी काम है। दैट इज़ द रिड्यूस, यूज लेस रिसोर्सेज, फॉर एग्जाम्पल सेव इलेक्ट्रिसिटी बाय स्विचिंग ऑफ द अननेसेसरी लाइट्स एंड फैंस, बिकॉज हमें पता है भाई इलेक्ट्रिसिटी बनती है बहुत बड़े बड़े डैम से, तो अगर हम जो है सेफ इलेक्ट्रिसिटी करेंगे तो इनडायरेक्टली हम क्या पानी को सेव कर रहे हैं, जो कि नेचुरल रिसोर्सेज है। सेकेंड इज रिसाइकल, कलेक्ट द वेस्ट आइटम एंड रिसाइकल दैम, मेक अ रिक्वायर्ड थिंग, फॉर एग्जाम्पल वेस्ट पेपर कैन बी यूज टू मेक अ फ्रेश पेपर। जितने भी वेस्ट जो पेपर्स हैं उनको जो इस्तेमाल करके जो है इंडस्ट्री जो है रिसाइकल करती है और उनको न्यू पेपर या फ्रेश पेपर में बनाती है। अपार्ट फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन करने के जो है डिफॉरेस्टेशन ना करते हुए जो है नॉर्मल वो रिसाइकल कर लेते हैं, बिकॉज हमें पता है जो वुड है वहाँ से ही, यानी कि पेड़ हैं उनसे ही जो है बेटा हमारे लिए क्या बनता है, दैट इज़ दी
ओके वेट अ मिनट। तो बात करते हैं कि हाँ भाई कैसे करके हम जो है इन पूरे नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेज कर सकते हैं। अभी तक हमने बात कर ली कि हाँ भाई नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं और हम क्यों इम्पॉर्टेंट है हम लोगों के लिए नेचुरल रिसोर्सेज को रिजर्व करना, हमने ये बात कर ली। अब कैसे इनको रिजर्व कर सकते हैं देख लेते हैं। दैट इज़ दी 3 R's जो कि मैंने आपको बताया था, रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज। रीयूज मतलब दोबारा से उस चीज़ का यूज़ करना, दैट मीन्स यूज़ द थिंग अगेन एंड अगेन। फॉर एग्जांपल प्लास्टिक बॉटल्स का, जैम की बॉटल्स का, आप बड़े ही आराम से जब जैम की बोतल ख़त्म हो जाती है उसके अंदर आप नॉर्मल कोई सा भी सामान अपने घर का डाल सकते हैं, कोई सी भी पल्स उसके अंदर डाल सकते हैं, कोई भी सीरियल उसके अंदर डाल के रख सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। सी अब वो क्या हो गया, एक तरीके से रीयूज़ हो गया और वो उस पर्टिकुलर सीरियल का क्या बन गया, डब्बा, ठीक है, जिसके अंदर आप उसको स्टोर करके रख सकते हैं। या तो फिर आप रिसाइकल कर लेना। रिसाइकल मीन्स ऐसी कोई चीज़ जिनको हम दोबारा से वो सारी जो वेस्ट है जो एक बार यूज़ हो चुकी है दोबारा से उनको न्यू किसी सब्सटेंस के अंदर या न्यू किसी चीज़ के अंदर जो है कन्वर्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जितनी भी इंडस्ट्रीज़ होती है वो क्या करती है, जितने भी यूज़ पेपर्स है ना उनको ले लेती है और उनको लेने के बाद क्या करती है उससे न्यू पेपर जो है मैन्युफैक्चर करती है। दैट इज कलेक्ट द वेस्ट आइटम एंड रिसाइकल देम टू मेक देम रिक्वायर्ड अगेन। फॉर एग्जाम्पल वेस्ट पेपर कैन बी यूज टू मेक अ फ्रेश पेपर। एंड अगेन रिड्यूस मीन्स कि हाँ भाई हमें कम से कम जो है यूज़ करना चाहिए, बिकॉज अगर हम कम से कम यूज़ करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को बचा सकते हैं। यूज लेस रिसोर्सेज, फॉर एग्जाम्पल सेव द इलेक्ट्रिसिटी इन स्विचिंग ऑफ द अननेसेसरी लाइट्स एंड फैन। अब अगर हम जब कभी भी हम किसी घर के अंदर बैठे हैं और हमें पता है कि हाँ भाई वो अननेसेसरी जो है वहाँ पर लाइट चल रही है या फिर दूसरे वाले रूम में जहाँ पर कोई है ही नहीं वहाँ पर बड़े आराम से लाइट जल रही है, फ़ैन चल रही है, तो हमारा क्या फ़र्ज़ बनता है कि भाई हमें वहाँ पर जाकर जो है इलेक्ट्रिसिटी को बंद करना चाहिए। बिकॉज हमें पता है अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को सेव करेंगे तो ही जो है हम हमारे पानी को इनडायरेक्टली सेव कर सकते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी जो बनती है वो हमारे वाटर से ही बनती है। तो अगर हम ये सारी चीज़ें जो है और ये 3 R's जो है अपने नॉर्मल लाइफ रूटीन के अंदर इन्वॉल्व करते हैं तो हम बड़े ही आराम से जो है नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। दैट इज़ फ्यू नेचुरल रिसोर्सेज, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, वाटर एंड कोल एंड पेट्रोलियम। अब इनके बारे में पढ़ेंगे, इनसे जुड़ी जो प्रॉब्लम्स है जो चैप्टर में हमें पढ़नी है, चैप्टर से जो हमें कवर करनी है, अब हम वो देखते हैं। दैट इज़ जस्ट वेट अ मिनट। हाँ जी, नेचुरल रिसोर्सेज हो गया। हाँ जी, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। अब फॉरेस्ट को और हमें वाइल्ड लाइफ यानी कि जो फॉरेस्ट के अंदर एनिमल्स रहते हैं हमें उनको क्यों रिजर्व करना चाहिए। सिंपल इज दैट फॉरेस्ट जो है वो लिमिटेड है, जो प्लांट है वो लिमिटेड है और जितने भी एरिया है, पहले तो ऐसा था ना कि बहुत टाइम पर या बहुत टाइम से जो है और बहुत टाइम तक जो पहले का टाइम था वहाँ पर भाई सिर्फ प्लांट और ग्रीनरी थी। बट जैसे करके धीरे धीरे करके दिन पर दिन जो है भाई हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती जा रही है। हम क्या कर रहे हैं, जितना भी एरिया था फॉरेस्ट के लिए हम उसको कट करके जा रहे हैं और वहाँ पर अपने रहने के लिए जो है उस एरिया को बना रहे हैं। अब इससे क्या हो रहा है, फॉरेस्ट का एरिया अब कम हो चुका है, यानी कि अब जो रेशो है वो उल्टी हो चुकी है। पहले फॉरेस्ट की रेशो हमारी रेशो के अकॉर्डिंग ज़्यादा थी, दैट इज़ 10:1, बट अब जो है रेशो उल्टी हो गई है। अब 10:1 जो है रेशो हो चुकी है। 10 जो है अब कहीं ना कहीं हम लोग रहते हैं, दैट इज़ दी नॉर्मल ह्यूमन बींग्स। अब 1 जो रेशो है सिर्फ और सिर्फ फॉरेस्ट की रह चुकी है। अब इतना हमने फॉरेस्ट्री जो है कम कर दी है, इतनी ग्रीनरी हमने कम कर दी है, तो भाई हमें इसको दोबारा से वापस भी तो लाना चाहिए ना। बट वापस लाने के लिए इसको भाई हमारे पास अब एरिया और लैंड नहीं है, बिकॉज पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है, पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा राइज हो चुकी है। तो इसलिए अब जो बचा कुचा फॉरेस्ट है ना, जो बचा कुचा पोर्शन है फॉरेस्ट का, हम उसको जो है बहुत ही ज़्यादा कंजर्व करने की हमें ज़रूरत है। उसको जो है हम दोबारा से डिफॉरेस्ट नहीं कर सकते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि हाँ भाई एक फॉरेस्ट का मतलब एक पेड़ काटो तो उसके बदले 2 पेड़ उगाओ, ठीक है, बट आप ऐसे बोलने की बातें हैं, कोई अपना नहीं रहा होता अपने डे टू डे लाइफ के अंदर। अगर हम अपने घर के बाहर भी कुछ पेड़ पौधे या फिर प्लांट जो है प्लांट करेंगे तो बड़े ही आराम से जो है हम उसका फ़ायदा उठा पाएंगे। सिंपल इज दैट ना कि भाई अगर हम किसी ग्रीनरी एरिया में रह रहे हैं या फिर ग्रीन जहाँ पर है या पार्क वगैरह एरिया में रह रहे हैं तो वहाँ की जो एयर है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेश होगी एज़ कम्पेयर टू एक ऐसी एरिया में जो कि मेट्रो सिटीज़ के एरिया जहाँ पर ग्रीनरी काफ़ी कम होती है, वहाँ की एरिया काफ़ी पॉल्यूटेड होगी। तो ये आपके लिए ही बेटर है कि आप जितना ग्रीनरी में रहेंगे, जितने आप जो प्लांट्स हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, ट्रीज़ हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट करेंगे, उतनी ही स्वच्छ एयर के अंदर जो है आप
रहेंगे, तो उसको तो आपको जो है कंजर्व करना ही है। प्लस जो फॉरेस्ट के अंदर वाइल्ड लाइफ है, जो कि अब एक चैलेंज बन चुका है हम लोगों के लिए, कि जो पहले के जो जानवर थे वो अब यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कम हो चुके हैं, यहाँ पर उनकी एग्जिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं रही है। जितने भी वाइल्ड लाइफ एनिमल है उनको हमने प्रिजर्व करके रखा है, जिनको हम बोलते हैं जूस। जो भी आप देखा होगा कि जू के अंदर क्या होता है भाई, हम जो है एनिमल्स को प्रिजर्व करके रखते हैं ताकि हमारी जनरेशन जो है और आने वाली जनरेशन जो है देख पाए कि हाँ भाई ऐसा कुछ करके भी एनिमल या ऐसी कुछ करके वाइल्ड लाइफ भी हमारी दुनिया पे कभी प्रेजेंट थी। और अगर हमने इस टाइम पे उनको प्रिजर्व नहीं किया होता तो शायद कोई रीज़न बचता ही नहीं कि हाँ भाई हमारी जनरेशन या फिर हम भी उन चीज़ को देख पाते। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल कि हाँ भाई क्यों हमें फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करना चाहिए, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है। और क्यों लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है? बिकॉज ऑफ अस, बिकॉज ऑफ द ह्यूमन बींग्स, बिकॉज हमसे ज़्यादा इन सारी चीज़ों को किसी ने भी एक्सप्लॉइट नहीं किया है। हाँ जी, अब इनका यूज़ कौन करते हैं? लोकल पीपल्स, एज वी नो दैट हम सारे लोग, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले भी जो है फॉरेस्ट का यूज़ करते हैं। जितनी भी इंडस्ट्रीज़ वाले लोग होते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट, वो भी सारे फॉरेस्ट का यूज़ करते हैं। प्लस जितने भी वाइल्ड लाइफ एंड नेचर एंथुसियास्ट होते हैं, दैट मीन जो चाहते हैं ना कि हाँ भाई कभी भी हमारे लिए हमारा पेड़, हमारा फॉरेस्ट और जो वाइल्ड लाइफ है वो कभी भी ख़त्म ना हो, तो वो लोग भी जो है काफ़ी ज़्यादा देखते हैं कि हाँ भाई फॉरेस्ट जो है हमेशा एक जगह पर रहे, जितना है पहले से ही उतना ही रहे, उसका कोई भी आगे एक्सप्लॉयटेशन ना करे। तो ये तो सारे हो गए उसके रीजंस कि हाँ भाई हमें क्यों जो है फॉरेस्ट को सेव करना चाहिए। प्लस फॉरेस्ट के मैंने आपको बताया कि हाँ भाई जो फॉरेस्ट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है और क्या जो रेशो थी अब प्रॉपर चेंज हो चुकी है। तो इट्स वेरी हाई टाइम कि हमें जो है फॉरेस्ट को अब कंजर्व और प्रिजर्व करके रखना ही पड़ेगा, एज वेल एज दी वाइल्ड लाइफ। आगे देखते हैं दूसरा नेचुरल रिसोर्स जिसको हमें कंजर्व करके रखना है। उससे पहले जो पॉइंट्स थे वहाँ पर उनको थोड़ा डिटेल में दे रखा है, दैट इज़ द लोकल पीपल लिव इन और अराउंड द फॉरेस्ट एंड डायरेक्टली डिपेंड ऑन द फॉरेस्ट प्रोडक्ट। सिंपल दैट वो फॉरेस्ट प्रोडक्ट पर डिपेंड रहते हैं, तो वो चाहते ही नहीं है कि भाई जो है फॉरेस्ट वहाँ से बिल्कुल भी जाए या वहाँ से बिल्कुल भी हटे। नेक्स्ट इज द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, दैट इज़ द गवर्नमेंट ओन द लैंड एंड कंट्रोल द रिसोर्सेज फ्रॉम द फॉरेस्ट। अब जितनी भी रिसोर्सेज है उस फॉरेस्ट पर्टिकुलर फॉरेस्ट के अंदर प्रेजेंट, अब क्योंकि वहाँ से मेडिसिन बनती है, ठीक है, क्योंकि वहाँ से हमें चीज़ें मिलती है, खाना मिलता है, फूड मिलता है, तो वो सब चीज़ें भी क्या करती हैं बेटा, गवर्नमेंट जो है उनको कंट्रोल करके रखती है। और क्योंकि गवर्नमेंट उनको कंट्रोल करके रखती है तो इसलिए कहीं ना कहीं वो प्रिजर्व भी है। थर्ड इज द इंडस्ट्रियलिस्ट यूज द फॉरेस्ट प्रोडक्ट बट आर एंड डिपेंड ऑन द फॉरेस्ट ऑफ द पर्टिकुलर एरिया। वो फॉरेस्ट के एरिया से उनको कोई मतलब नहीं होता, बट ज़रूर उनका मतलब होता है फॉरेस्ट के प्रोडक्ट से। सपोज भाई मैंने बोला कि हाँ भाई फॉरेस्ट से जो है मेडिसिन बनती है, फॉरेस्ट से जो है पेपर बनता है, वुड से जो है फर्नीचर भी बनता है, तो उन सब चीज़ों पे क्या इंडस्ट्रीज़ जो है जो जितने भी इंडस्ट्रीज़ है वो कहीं ना कहीं उस पर डिपेंड रहते है। नेक्स्ट इज द वाइल्ड लाइफ एंड नेचुरल एंथुसियास्ट, दैट इज कि हाँ भाई वो क्या चाहते हैं भाई, वांट टू कंजर्व द नेचर इन द अनस्पॉइल्ड फॉर्म, यानी कि बिल्कुल भी वो नहीं चाहते कि बिल्कुल भी हम स्पॉइल्ड करें हमारे नेचर को, तो वो लोग भी क्या कंजर्व करके रखते हैं। तो ये चार कैटेगरी जिससे कि जिसके वजह से जो है हमारे फॉरेस्ट कंजर्व है। क्यों करना चाहिए? बिकॉज भाई वो ख़त्म होते जा रहे हैं। अब देखते हैं दूसरा नेचुरल रिसोर्स, दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट। रिप्लेनिश करेंगे हम प्लांट को दोबारा से दोबारा, मैं बार बार अगेन दोबारा दूसरा भूल जा रही हूँ, बट प्लांट का ही है, कोई नहीं पढ़ लेते हैं। दैट इज द रिप्लेनिश द ट्री दैट हैव बीन कट आउट। दोबारा से अगर हम उसको उगाएंगे तो अगर हमने काटा भी है और अगर हम उसको उगा रहे हैं तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा नेचर पे। सेकेंड, स्टॉप एंड मिनिमाइज द डिफॉरेस्टेशन, हमें कम से कम जो है डिफॉरेस्टेशन करनी चाहिए। थर्ड इज कंजप्शन ऑफ वुड एंड चारकोल शुड बी डिस्करेज, हम ज़्यादा से ज़्यादा जो इस्तेमाल करें ना लकड़ियों का, चारकोल का, वो हमें बहुत ही ज़्यादा कम करना चाहिए। प्लस हमें करना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल जितने फर्नीचर बन चुके हैं अब बन चुके हैं, और जितनी वुड है इंडस्ट्रीज़ के पास वो काफ़ी अमाउंट में है, बट स्टिल वो डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं और वहाँ का प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो ऐसी चीज़ों को हमें मना करना चाहिए। अगेन, सोशल फॉरेस्ट प्रोग्राम शुड बी अंडरटेकन ऑन द लार्ज स्केल, हमें ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस लोगों के अंदर पहुँचानी चाहिए कि भाई आपको ज़्यादा से ज़्यादा रीफॉरेस्टेशन पे ध्यान देना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम सीइंग
द डिफॉरेस्टेशन, आपको डिफॉरेस्टेशन को हटाना है और रिफॉरेस्टेशन को लाना पड़ेगा। बेटा ये ना मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि मैं आपको लेक्चर दे रही हूँ, या फिर मैं ये नहीं बोल रही कि हाँ भाई ये स्पीच चल रही है, मैं ये बोलूँगी कि ये सारे पॉइंट्स ना आपको एग्जाम में ज़रूर लिखने हैं, बिकॉज नहीं लिखे ना तो आंसर नहीं, मार्क्स नहीं मिलने वाले और आंसर आपका अच्छा नहीं लगेगा आपके टीचर को। तो ये सारे पॉइंट्स जो आप सुन रहे हो ना, तो बड़े ही आराम से इनको नोट करके रख लेना कि हाँ भाई ये सारे पॉइंट्स हैं जिसके वजह से या जिसके वजह से हम जो है कंजर्व कर सकते हैं, या इन सारे पॉइंट्स के जो है हम कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट के अंदर डाल सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स जो आपको लिखने पड़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट के अंदर के, कैसे करके जो है आप कंजर्व कर सकते हैं और कौन कौन सी कैटेगरीज उनको कंजर्व कर रही है उसके बारे में हम बात कर चुके हैं पहले ही। फाइनली अब आया हमारा दूसरा नेचुरल रिसोर्स, दैट इज़ दी वाटर, और क्यों हमें वाटर को स्टोर करना चाहिए। उससे पहले वाटर से पहले मैंने आपको बताया था वाटर हार्वेस्टिंग स्टार्टिंग में चैप्टर के, कि हाँ भाई हमें वाटर हार्वेस्ट क्यों करना चाहिए, कैसे कर सकते हैं और उससे क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। तो बस वही सब चीज़ें जो हमें थोड़ा सा रिपीट करना देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ वाटर के अंदर। अब सबसे पहले बात करेंगे हम डैम्स की। अब आप लोगों को पता है कि डैम्स क्या होता है, बड़े बड़े अमाउंट में जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो होती है वो क्या कर रही होती है, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए वो बहुत ही बड़े एरिया के अंदर बड़े बड़े से क्या बनाती है, बांध बनाती है। बड़े बड़े से डंडे आपने कभी देखे होंगे अगर आप कहीं किसी रिवर के पास गए होंगे, बहुत बड़ी सी रिवर, चाहे गंगा रिवर हो चाहे यमुना रिवर हो, आपने देखा होगा बड़े बड़े से क्या पुल से बने होते हैं और उसके नीचे आप देख रहे होते हैं कि भाई पानी जो है उतर के आ रहा होता है। अब वो क्या होता है बेटा, उसी को क्या बोलते हैं, उसका बांध या फिर उसका डैम। ठीक है, उसके अंदर से क्या होता है, जब कभी भी हम बहुत ही स्पीड में पानी को नीचे फेंकते हैं ना, तो पानी की जो पोटेंशियल एनर्जी है जो पानी के अंदर उस टाइम होती है, जो कि उसके हाइट के वजह से होती है, वो धीरे धीरे करके चेंज हो रही होती है उसकी काइनेटिक एनर्जी के अंदर। अब वो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुई। अब ये जो काइनेटिक एनर्जी है ना, इसको हम चेंज कर देते हैं हमारी केमिकल एनर्जी में विद द हेल्प ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स। अब उन इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प से जो है केमिकल एनर्जी मिल गई। अब उस केमिकल एनर्जी को हम जनरेटर्स की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। इस तरीके से डैम से जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। बट इसको प्रोड्यूस करने में ना काफ़ी ज़्यादा एरिया, काफ़ी ज़्यादा पैसे और काफ़ी ज़्यादा जो है वाइल्ड लाइफ लोगों को या फिर फॉरेस्ट को हमें डिफॉरेस्ट करना पड़ता है। तो इसके काफ़ी ज़्यादा उससे फ़ायदा यह है कि इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, बट काफ़ी ज़्यादा उसके नुकसान भी हमें देखने को मिलते हैं। अब पढ़ते हैं डैम के बारे में, दैट इज ensure the storage of the adequate water not just for the irrigation canal system from these dams can be transferred the large amount of water to the large distance, for example तेरी डैम एंड रिवर गंगा का डैम। ठीक है, यहाँ पे बोल रखा है कि हाँ भाई हम इन डैम्स का कुछ फ़ायदा भी उठा सकते हैं, दैट इज़ कि हाँ भाई हम इनसे इरीगेशन कर सकते हैं और इनमें हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी को जो है स्टोर कर सकते हैं। अगेन इरिगेशन कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, हमारी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर सकते हैं वाटर टाउन्स में और सिटीज़ के अंदर डैम्स के, और कंट्रोल कर सकते हैं हम फ्लड डैम से। अगर हमारे पास अगर हर रिवर के आसपास जो है डैम बने होंगे तो वहाँ पर काफ़ी कम चांसेस या फिर मैं बोलूँगी बिल्कुल ज़ीरो चांसेस होते हैं वहाँ पर फ्लड आने के, बिकॉज ऑफ द डैम। इतनी बड़ी बड़ी इमारतें, इतनी बड़ी बड़ी जो वॉल्स हैं वहाँ पर लगी होती है, वो रोक के रखते हैं पानी के बहाव को, तो उससे बिल्कुल भी चांसेस नहीं होते कि वहाँ पर फ्लड है। तो ये तो सारे हो गए हमारे एडवांटेजेस। अब पढ़ लेते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस डैम के, दैट इज़ सोशल प्रॉब्लम के। हाँ भाई बहुत नंबर में जो है पीपल जो आसपास रह रहे होते हैं उस रिवर के, वहाँ से उनको जो है हटा दिया जाता है, बहुत कम पैसे देकर ज़बरदस्ती हटा दिया जाता है, यही बोल के कि हाँ भाई गवर्नमेंट का प्लेस है आपको यहाँ से हटना पड़ेगा। दूसरा इकोनॉमिक प्रॉब्लम कि हाँ भाई बहुत ज़्यादा खर्चा होता है डैम को क्रिएट करने में। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम कि हाँ भाई कभी कभी जो हमारे रिवर्स होते हैं उनके आसपास जो है फॉरेस्ट वगैरह होता है तो उनमें हम बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हमें जो है करना पड़ता है। साथ ही में जितने भी पानी के अंदर लिविंग जो चीज़ें हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, उनको भी इससे फ़र्क पड़ता है डैम के बनने से। तो ये तो सारे हो गए डिसएडवांटेज, सॉरी हो गए हमारे एडवांटेजेस। आई होप आपको ये सारे के सारे अच्छे से समझ में आ गए हों, प्लस आपको ये याद रखने हैं, बिकॉज अगर आपके एग्जाम में आता है कि हाँ भाई डैम के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस या फिर ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हमें डैम से मिलती है या फिर किन की चीज़ों से हम यूज़ कर सकते हैं, तो आपको ये सारी की सारी चीज़ें जो है यहाँ पर लिखनी, मैंशन करनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं, दैट इज़ द रेन वाटर हार्वेस्टिंग वाटरशेड मैनेजमेंट। आई होप ये तो मैंने आपको पहले बताई थी, तब एक बार दोबारा से इसका देख लेते हैं कि हाँ भाई वाटर हार्वेस्टिंग हम किस तरीके से जो है कर सकते हैं। कलेक्टिंग द रेन वाटर एंड स्टोरिंग इट टू यूज ड्यूरिंग द नॉन रेनी सीजन। सिंपल इज दैट ना कि हाँ भाई कलेक्ट करेंगे कब, जब बारिश आ रही होगी। यूज़ कब करेंगे, जब बारिश नहीं आ रही होगी, बड़े ही आराम से। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग।
द कॉमन मेथड ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग दैट इज डिगिंग द पिट्स एंड द पोन्ड्स एंड द लेक्स एक्सेट्रा। अगर हम बड़े बड़े गड्ढे खोद दें, पानी आ रहा है तो पानी ऑटोमेटिकली वहाँ पर जो है स्टोर हो जाएगा और वो पोन्ड्स और लेक्स बन जाएगा। दैट इज आर्टिफिशियल नेचुरल रिसोर्स होगा हमारे लिए, वो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होगा हमारे लिए। बिल्डिंग अ स्मॉल अर्थन डैम एंड कॉन्क्रीट दी चेक डैम, सिंपल इज दैट। अगर हम नॉर्मल वाटर जो है हमारे ग्राउंड के अंदर जो है डिग करके डालेंगे तो उससे भी जो है डैम वगैरह बन सकते हैं। दूसरा कंस्ट्रक्शन आ डाइक, यानी कि बड़े बड़े से वॉल बना देंगे साइड में, तो बीच में जो है हम पानी को इकट्ठा कर सकते हैं। थर्ड इज कंस्ट्रक्शन ऑफ दी रिजर्वोयर, यानी कि ऐसे जिन पे हम रिजर्व कर सकते हैं हमारे वाटर को, उन सबको कंस्ट्रक्ट कर देना। या फिर रूफ का जो टॉप होता है, यानी कि आपके छतों के ऊपर, वहाँ से भी हम पाइपलाइन लगा कर जो है पानी को स्टोर कर सकते हैं और बड़ी ही आराम से उससे को हम ग्राउंड वाटर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर अपने निजी मरा की चीज़ों में भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दीज आर द ऑल थिंग्स, ऑल मैथड जिसकी वजह से जो है हम वाटर को हार्वेस्ट कर सकते हैं। अब इसके क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं देख लेते हैं। विच इज़ इट डज़ नॉट इवेपोरेट ईजिली, एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि हाँ भाई जल्दी से इवेपोरेट नहीं होता। मैंने आपको यही बताया क्यों नहीं होता, बिकॉज भाई इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ होती है, काफ़ी ज़्यादा मिनरल्स होते हैं, इसलिए ये प्योर वाटर के कंपेरिजन में इवेपोरेशन रेट इसका काफ़ी ज़्यादा स्लो होता है। सेकेंड इज इट स्प्रेड आउट एंड रिचार्ज वेल्स, सिंपल इज दैट के बड़े ही आराम से जो है फैल जाता है और बड़े ही आराम से कुओं का पानी जो है ये भर देता है। दूसरा, इट प्रोवाइड मॉइस्चर फॉर द इरिगेशन ऑफ द क्रॉप, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मिनरल्स होते हैं, तो नॉर्मल प्योर वाटर से ज़्यादा बारिश का पानी हमारे क्रॉप्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए पहले के जो लोग थे वो हम सिर्फ और सिर्फ बारिश पर ही डिपेंड रहते थे अपने क्रॉप्स के लिए। तब इरिगेशन कोई नहीं करता था, तब कोई है खुद से पानी नहीं देता था, बिकॉज तब की जो क्रॉप्स थी, तब की जो फसलें थी वो काफ़ी ज़्यादा मिनरल रिच और न्यूट्रिशन रिच होती थी। बट आजकल क्योंकि प्योर वाटर से जो है हम पानी देते हैं हमारे क्रॉप्स को, तो उसके अंदर इतना मिनरल्स जो है बचता नहीं है, या फिर इतनी ज़्यादा क्वालिटी उसके अंदर हमें देखने को नहीं मिलती है। हाँ जी, बात करते हैं थर्ड इसका प्रॉफिट, दैट इज इट डज नॉट गेट पोल्यूटेड इजीली, सिंपल इज दैट, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू इसकी बहुत ज़्यादा हाई होती है, काफ़ी मिनरल्स होते हैं, तो वो जो सारी चीज़ें होती हैं अगर ये पोल्यूट हो भी जाता है तो भाई क्या कर लेती होती है, बड़े ही आराम से अपने आप को प्योर करती रहती हैं धीरे धीरे करके। लास्ट, इट डज नॉट प्रोवाइड ब्रीडिंग ग्राउंड ऑन दी मॉस्किटोज एंड हाउस फ्लाई, सिंपल इज दैट कि यहाँ पर जो है नॉर्मल कोई भी मॉस्किटो ब्रीड नहीं कर सकता, यानी कि मच्छर जो है पैदा नहीं हो सकते हैं इस पानी के अंदर। तो आप जब चाहे जितने टाइम तक चाहे इसको कंजर्व करके रख सकते हैं। तो ये सारे एडवांटेजेस हैं कि अगर आप कंजर्व करें तो आपको ये सारी चीज़ें जो है देखने को मिलेगी वाटर हार्वेस्टिंग से। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, दैट इज कोल एंड पेट्रोलियम। आते हैं हमारे थर्ड एंड लास्ट नेचुरल रिसोर्सेज, इसको हमें कंजर्व करना पड़ेगा। फर्स्ट था भाई हमारे लिए फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, कैसे कर सकते हैं, क्यों करना है, वो सब चीज़ें और कौन कौन से लोग कर रहे हैं वो पढ़ लिया। सेकंड, वाटर हार्वेस्टिंग पहले ही देख लिया था प्रॉपर क्या होता है, बाद में ये देख लिया क्या क्या मेथड्स होते हैं, कैसे करके कंजर्व कर सकते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट्स होते हैं साइंटिफिकली, वो भी हमने पढ़ लिया। अब आते हैं भाई हमारे कोल एंड पेट्रोलियम के ऊपर, विच इज़ द लास्ट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इसके बारे में पढ़ लेते हैं एक बार। कंटेन द चीफली कार्बन एंड इट कंपाउंड एंड मेनली आर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर एंड हाइड्रोजन। Engine of the machine should be efficient for the management, should be used to judiciously to the avoid the global warming because consumption of the fuel produce the carbon डाइऑक्साइड। अब इसने क्या बोला है कि हाँ भाई जितने भी हमारे कोल एंड पेट्रोलियम होते हैं डिपेंड करते हैं हमारे कार्बन एंड उसके कंपाउंड्स पर। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, कार्बन हो गया, ये सारे की सारी चीज़ें जो है मिलकर बना रही होती है हमारे कोल एंड पेट्रोलियम को। बिकॉज हमें पता है जो भी हमारा कोल एंड पेट्रोलियम होता है वो हमारे फॉसिल फ्यूल से मिलता है हमें। जब भी हम जो फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं वो आपस में डिग्रेड कर जाते हैं नीचे जाकर, और वो कुछ एक ब्लैक कलर के चीज़ के अंदर, ब्लैक कलर के सब्सटेंस के अंदर जो है कन्वर्ट हो जाते हैं, और उस चीज़ को जो हम निकालते हैं डिग करके उसको ही बोलते हैं बेटा हमारे लिए पेट्रोलियम। अब क्योंकि वो नीचे से मिला, दैट मीन्स फॉसिल्स का ये वेस्ट, ठीक है, और वो उसको क्रिएट होने में काफ़ी मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं, इसलिए हमें उसको रिजर्व और कंजर्व तो करके रखना ही पड़ेगा।
प्लस हमें इनको कंजर्व करना चाहिए, यानी कि इनका कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। बिकॉज अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो भाई इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है जब कभी भी हम इसको बर्न करते हैं। जब कभी आपने देखा होगा पेट्रोल की जितनी भी गैस रिलीज़ होती है भाई, तो क्या होता है, जब बर्न होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है वो कार या व्हीकल जिसके अंदर पेट्रोल हो। प्लस अगर पेट्रोल है और अगर पेट्रोल जो है कार ढंग से उसको बर्न नहीं कर पा रही है तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है रिलीज होते हैं, जो कि काफ़ी डेडली और काफ़ी हार्मफुल गैस होती है हम लोगों के लिए। इसलिए भाई हमें पेट्रोल का जो है यूज़ काफ़ी कम करना चाहिए। प्लस हमें ऐसी नेचुरल गैसेस का इसके बजाय जो है या फिर इसके रिप्लेसमेंट में ऐसी नेचुरल गैसेस का इस्तेमाल करना चाहिए जो बड़े ही आराम से और बिना हमारे एयर को पोल्यूटेड करे हुए हमारी व्हीकल को जो है चला सकती है। प्लस इससे हम ग्लोबल वार्मिंग को भी बचा सकते हैं। इंजन मशीन वगैरह सारे पॉइंट्स जो हो गए भाई, कोल एंड पेट्रोलियम को जलाने से काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन निकलता है, तो सिंपल इज दैट ना, इसका इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए। कंजर्व क्यों करना चाहिए? बिकॉज इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं इनको क्रिएट होने में। तो अगर हम इसको अभी से कंजर्व करके चलेंगे ताकि हम तो इसका इस्तेमाल कर ले, साथ ही में जो इतने भी हमारी आने वाली जनरेशन है वो भी इसका बड़े ही आराम से इस्तेमाल कर पाए। दिस इज़ ऑल अबाउट द कोल एंड पेट्रोलियम। इस तरह इसमें कुछ आता नहीं है, ना ही आपको याद करना है, ना ही आपको ज़्यादा पढ़ना है। तो आज का पूरा चैप्टर जो है वन शॉट यहीं पर ख़त्म करते हैं हम। भाई पूरा चैप्टर मैंने करवा दिया, उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिए। प्लस और क्या क्या टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी मैंने आपको बीच में बता दिए, और सारे टॉपिक जो हम कवर कर चुके हैं। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वन शॉट वीडियो के अंदर, जहाँ पर मैं करवाऊँगी आपको अगेन एक न्यू चैप्टर, वो भी सिर्फ और सिर्फ सिंगल वीडियो के अंदर। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।